निकुस आप लोगों का स्वागत करती हूँ यूट्यूब चैनल इजर क्लासेस में। आज मैं जनजाति में चेरो जनजाति को लेके आई हूँ, जानेंगे चेरो जनजाति के बारे में। तो जैसे कि मैं अभी पढ़ा ही रही थी, जितनी भी जो जनजातियां हैं वो राजपूत के अंतर्गत है। कौन कौन है? बथुरी, बेदिया, भीजिया और चेरो और खरवार। चेरो और खरवार ये जो है आपके इतने आ जाएंगे राजपूत के अंतर्गत। किसके अंतर्गत आएंगे? राजपूत। बथुरी के मैंने वीडियो ये तीन जो है इसके वीडियो मैंने अपलोड कर दिए हैं। आज हम लोग जानेंगे चेरो के बारे में। ठीक है, चेरो। तो यहां से आप पता चल ही गया कि एक किस जनजाति के अंतर्गत आएंगे, तो ये आ जाएंगे राजपूत के अंतर्गत। और राजपूत किस समूह के अंतर्गत आता है? तो वो है द्रविड़। तीन समूह होते हैं, प्रोटोस्लाइड, स्लाइड और दरमियान। तो ये आ जाएगा आपका द्रविड़ के अंतर्गत। चलिए इसके अब गांव जान लेते हैं। गांव जो हो जाएगा इसके, एक चीज जानिएगा, इसके जो चेरो होते हैं उसके गांव के नाम में डी लिखाया जाता है। ठीक है, डी लिखाया जाता है। गांव से जाने से पहले ये जान लेते हैं कि ये जो चेरो है इसकी जो उत्पत्ति, अपने आप को ये चौहान वंश या चंद्रवंशी वंश बोलते हैं। क्यों? चौहान राजपूत बोलते हैं, या चंद्रवंशी बोलते हैं। चंद्रवंशी इसलिए ये ऐसा बोलते हैं क्योंकि ये बोलते हैं कि हम लोग च्यवन ऋषि के जो है संतान है, वही हमारे पूर्वज है। तो च्यवन ऋषि के संतान के कारण ये अपने आप को चौहान राजपूत या चंद्रवंशी मानते हैं। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि च्यवन ऋषि के संतान कौन सी जनजाति मानते हैं? तो वो है चेरो जनजाति। अब गांव हो गया डी, गांव से अब आ जाते हैं। चलिए गांव हो गया, अब पेशा देख लेते हैं। गांव में यदि रह गए हैं तो अब इसका पेशा हो गया। तो ये लोग कृषक होते हैं। ठीक है, कृषि का कार्य करते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण इसमें बात है कि ये ही एक ऐसा जनजाति है जो जंगलों और पहाड़ों में रहना पसंद नहीं करते हैं। यानी इसका इंपॉर्टेंट बात हो जाएगा, जंगलों और पहाड़ों में रहना पसंद नहीं करते। पसंद नहीं करते। ठीक है, पसंद नहीं करते। दूसरा एक इम्पोर्टेंट बात है कि चेरो जनजाति मजदूरी भी नहीं करते हैं। तो ये मजदूरी करना भी पसंद नहीं करते हैं। और ये लोग का पेशा हो गया जाके मेन कृषक। अब देखिए, अब हो गया गांव हो गया तो ग्रामीण व्यवस्था हो जाएगा। ग्रामीण व्यवस्था है तो जातीय व्यवस्था हो गया। यानी इसका जो जातीय व्यवस्था है, इसकी जो जातीय व्यवस्था है वो कहलाता है भैयारी पंचायत। क्या कहलाता है? भैयारी पंचायत। और इस भैयारी पंचायत का हेड होना चाहिए। तो जो इसके हेड होते हैं या मुख्य होते हैं, मुख्य बोलिए चाहे प्रधान बोलिए, जो इसके प्रधान होते हैं वो कहलाते हैं महतो। और इस महतो को हेल्पर के लिए या मदद के लिए कौन रहता है? पंच और छड़ीदार। चलिए ठीक है, यहाँ इसकी उत्पत्ति हो गई, गांव हो गया, जातीय व्यवस्था हो गया। अब हम जानेंगे इसके समूह के बारे में। समूह बोलिए चाहे उपवर्ग बोलिए। ठीक है, तो जो इसके समूह जो और उपवर्ग होते हैं इसको बांटते हैं ये लोग दो भाग में, 12 हजारी या 12 हजरी। ठीक है,
12 हजारी या 12 हजरी। बारह हजार या 12 हजारी, ठीक है, हजार या ठीक है। और दूसरा जो है 13 हजारी। तेरह हजारी वाले जो होते हैं वो अपने आप को वीर बंदिया भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वीर बंदिया। अब देखिए, ये जो 12 हजारी है ये अपने आप को उच्च वर्ग मानते हैं, और ये जो है निम्न वर्ग कहलाते हैं। भाई क्यों? मान्यता ये है कि ये जो 12 हजारी के अवैध संतान है 13 हजारी। क्यों? अवैध पत्नी के संतान है। हो गया। अब देखिए 12 हजारी नाम भी कैसे पड़ा। रक्सलोक से जब युद्ध हो रहा था, क्योंकि जैसा जानते ही हैं कि रक्सेल वंश के अंत के बाद चेरो वंश स्टार्ट हुआ, तो रक्सेल वंश के साथ जो जब युद्ध चल रहा था तब जाकर के ये 12 हजारी चेरो ने ही मदद किया था। दो मदद किए थे, एक 12 हजारी और 18 हजारी सेनाओं ने मदद किया था। मतलब लड़े थे, युद्ध लड़े थे। तो ये जो 12 हजारी थे वो चेरो थे, और ये 18 हजारी थे वो खरवार थे। हो गया। चलिए अब जानते हैं इसके ग्राम देवता के बारे में। देखिए, हालांकि ये जो चेरो वंश होते हैं, सभी जो जितने भी देवी देवता होते हैं ये लगभग हिंदू देवी देवताओं को ही मानते हैं, लेकिन फिर भी इसके जो ग्राम देवता है, सभी गांव में ग्राम देवता होता है, उसे ये लोग रक्सेल बोलते हैं। ठीक है, रक्सेल होता है। अब हम लोग आ जाते हैं इसके, अच्छा, ग्राम देवता हो गया तो ग्राम प्रधान भी देख लेते हैं। ग्राम प्रधान जो होता है उसे बोलते हैं बैगा, उसे बोलते हैं बैगा। बैगा हो गया। फिर उसके बाद ग्राम प्रधान हो गया, रक्सेल हो गया, और क्या बता दें, पेशा हो गया। चलिए विवाह देखते हैं। विवाह में सबसे पहले तो लगभग जो है सब वधू मिल लेता, बर मूल्य को नहीं लेते हैं। ठीक है, तो जो वधू मिलने लेते हैं तो इसमें जो वधू मूल्य है उसको बोलते हैं दस्तूरी। कोरबा जनजाति में ही सिर्फ एक बर मूल्य लिया जाता है। तो वधू मूल्य जो होगा इसका हो गया दस्तूरी। ठीक है, अच्छा, दस्तूरी से एक बात और याद आ गया, जो इसके ग्राम देवता है उसको दरहा बोला जाता है। रक्सेल भी बोला जाता है और इसी रक्सेल को दरहा भी बोला जाता है। तो वधूमूल हो गया दस्तूरी। इसमें मुख्य रूप से 3 शादी प्रमुख है। ठीक है, पहले डोला या ढोला, कहीं ढा है कहीं, दोनों एक ही चीज है, ढोला। और धराऊं और चढ़ाऊं। ठीक है, ढोला और धराऊं में क्या होता है, जो कन्या पक्ष होती है, वधु पक्ष होती है, वो जो है वर के पक्ष में चली जाती है और वहीं जाके बैठक विवाह होता है। ठीक है, तो ये भी कह सकते हैं, बैठकी विवाह भी कह सकते हैं, या कह सकते हैं वर के घर में जाकर शादी, वर के घर में जाकर 10-15 जाकर शादी। लड़की को ले लिए, वर के घर में जाके वहां जाके शादी कर लिए। और ये शादी, इसमें क्या होता है, ये वधू के घर में जाकर शादी, यानी बाराती साज करके शादी।
वधू के घर में जाकर के शादी है तो ज्यादा खर्चीला होगा। एक चीज और भी बोला जाता है कि ये जो है गरीब लोग के लिए हो जाता है, और ये जो है कहा जाता है कि ये अमीर लोग ज्यादा करते हैं। उसके अलावा गोलहट विवाह भी इसमें काफी प्रमुख है। क्या है गोलहट विवाह? गोलहट विवाह क्या है कि जैसे कि एक परिवार से, मान लेते मेरे घर से लड़का का शादी और आपके घर में, आपके घर की लड़की आ रही है तो मेरे घर का लड़का जा रहा है, तो बदला बदली टाइप के शादी को गोलहट विवाह कहते हैं। इसी तरह इसमें पुनर्विवाह को भी सगाई कहते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट बात तो हुई। क्या गोत्र? गोत्र जानेंगे इसके। गोत्र देखते हैं। गोत्र की संख्या थोड़ी डिफरेंट है, किसी में 7 है, किसी में 11 है। ऑप्शन में देखने के अनुसार आप लोग मार लीजिएगा, चाहे इसमें थोड़ा कंफ्यूजन है, लेकिन जो प्रमुख गोत्र है वो जानेंगे। बहुत इजी है जो प्रमुख गोत्र हैं, जैसे छोटा कुंवर है ना, बड़ा कुंवर, समझे? छोटा कुंवर और बड़ा कुंवर, छोटा कुंवर, बड़ा कुंवर, है ना। उसी तरह छोटा मऊआर, छोटा मऊआर, बड़ा मऊआर, सोनहेत को बहुत बार पूछा गया है, इसको थोड़ा देखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। सोनहेत, मंझिया, महतो, रौतिया, ये सब इसके जो है प्रमुख गोत्र है। और इसके जो गोत्र है उसको कहा जाता है, गोत्र को क्या कहा जाता है? पारा कहा जाता है। सब में अलग अलग कहा जाता है, इसमें टोटम नहीं होता, इसकी कोई टोटम नहीं होता, इसके गोत्र को पारा कहा जाता है। भाषा ये लोग चैरो जनजाति लोग जो है सादरी भाषा बोलते हैं। भाषा ये लोग बोलते हैं सादरी। सादरी बोलिए, चाहे फिर सादरी ही जो भाषा होती है वो नागपुरी भी कहलाती है, नागपुरी लोग भी बोलते हैं। और एक और बोलेंगे गवारी भाषा। ठीक है, जितने इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट थे वो मैं लेके आ गई। और चेरोबेंस के यदि बोला जाए तो वो पलामू में हुआ। हाँ ठीक है, इसका स्थान देखिए, मैं भूल जा रही थी मैं। स्थान इसका मुख्य रूप से हो जाएगा पलामू, लतेहार और गढ़वा, ये सब मेन जगह है। और थोड़े इधर उधर तो होंगे ही, लेकिन ये मेन हो जाएगा। पलामू में ही चेरो वंश की स्थापना हुई रक्सेल वंश से जीत करके। और चेरो वंश के क्या हो गए? वो भगवत राय बोलते हैं। अब देखिए यहाँ राय से एक चीज याद आ गया कि इसका जो टाइटल होता है वो होता है राय लगाते हैं या सिंह लगाते हैं। ठीक है, और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट इसमें नहीं बचा है। ठीक है, दरहा, इसका स्पेलिंग थोड़ा देख लीजिएगा, कहीं दरहा है कि दरहा है। बाकी सब ये इंपॉर्टेंट फैक्ट जितने भी चेरोबंश से आ सकते थे मैंने आपको दिए हैं। और आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसे सब्सक्राइब करिए, कमेंट भी करिए कि और इसमें मैं क्या ऐड कर सकूं और क्या बढ़ा सकूं। थैंक यू।